गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने ऑब्जर्वेशंस देखी थी और कंक्लूज़न देखा था। अब हम करने जा रहे हैं उसकी फीचर्स और उसके ड्रॉबैक्स। एक बार हल्का सा रिवीजन, क्या है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम में। उसने अल्फ़ा पॉजिटिव पार्टिकल्स लिए थे जो गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड करवाए थे। ज़्यादातर पार्टिकल्स सीधे निकल गए थे, कुछ एक 12,000 में से 3-4 ऐसे थे जो हल्के एंगल से मुड़े थे और एक ऐसा था जो बाउंस बैक कर गया था, पीछे बिल्कुल आ गया था। तो ये ऑब्जर्वेशन और ये कंक्लूज़न था। कंक्लूज़न के अंदर हमने ये बताया था कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है जिससे टकराकर वो चीज़ भागी है वापस, इसका मतलब वहीं पॉजिटिव चार्ज है। ये हम आज भी देखेंगे फीचर्स के अंदर। अब फीचर्स क्या क्या बनी उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन द एटम विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर के अंदर दिया हुआ है, तभी ज़्यादातर चीज़ें अल्फ़ा पार्टिकल सीधे निकल गए थे क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा खाली था। टकरा कर एक ही जगह से वापस आया, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस है और सारा का सारा मास इसी पर है, तभी तो वो टकरा कर पलट आया। तो ऑल द मास ऑफ एटम रिजाइड्स इन द न्यूक्लियस, ये बात आपको याद रखनी है। फीचर्स के अंदर नंबर 2, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। वो कह रहा है गोल गोल घूमे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज 1,00,000, 1,00,000वां हिस्सा है रेडियस ऑफ एटम का। एटम के अंदर जो ये दिया हुआ है उसके अंदर ये मान लीजिए पूरा एटम है और जो न्यूक्लियस है 1,00,000वां हिस्सा है एटम का। यानी मान लीजिए पूरा प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड में फुटबॉल जो पड़ी हुई है वो न्यूक्लियस है और प्लेग्राउंड है एटम। मास के मामले में 99.9% मास न्यूक्लियस पर ही है और जगह के मामले में 1,00,000वें हिस्सी जगह बस ली हुई है इसने। यानी जगह बहुत कम ली हुई है और मास बहुत ज़्यादा लिया हुआ है न्यूक्लियस ने। ठीक है, अब कमी क्या रहेगी रदरफोर्ड की। तो रदरफोर्ड ने जो पहला पॉइंट बताया ये वाला, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, यही कमी रह गई। क्या कमी है? द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। ये स्टेबलाइज नहीं मानी गई जो रिवॉल्व हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। एनी पार्टिकल इन द ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिट के अंदर और अगर पार्टिकल है वो अगर एक्सेलरेट कर रहा है, चार्ज पार्टिकल है, रेडिएट कर रहा है एनर्जी। कोई भी पार्टिकल बच्चों अगर सर्कुलर वे से मूव कर रहा है, जैसे ये स्पाइरल की तरह मूव कर रहा है मान लीजिए, तो एंड ऑफ द डे आज कल 10 दिन 100 साल बाद वो एनर्जी तो लूज़ करेगा और एंड में एनर्जी लूज़ करते करते वो कहाँ गिरेगा? न्यूक्लियस पर। जबकि एटम के केस में ऐसा हो नहीं रहा था, इसीलिए तो ये ड्रॉबैक आया रदरफोर्ड का। इसीलिए ये ड्रॉबैक आया, इफ़ दिस वर सो द एटम शुड बी अनस्टेबल। अगर ऐसा होता तो एटम अनस्टेबल होता एंड हैंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट। दुनिया में कोई मैटर होता ही ना। इसका मतलब कमी रदरफोर्ड के इस इलेक्ट्रॉन वाले मेथड के ऊपर है। बाकी सब कुछ ठीक था कि न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर और हैवी है वो, परंतु इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं रेडिएट करते हुए एनर्जी, यहाँ पर प्रॉब्लम है। इसको इम्प्रूव किसने किया? थर्ड मॉडल है इस चैप्टर का। जैसा आपको पहले दिन बताया था कि इस चैप्टर में हमने 3 मॉडल करने हैं। थॉमसन का कर लिया, रदरफोर्ड का कर लिया, अब है नील बोर। नील बोर ने अब इसकी एक कमी दूर करनी है। क्या है बोर मॉडल ऑफ एटम? उसके अकॉर्डिंग क्या है? ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट्स ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। वो कह रहा है एटम के अंदर इस तरह नहीं है कि मर्जी से जहाँ मर्जी स्पाइरल फेस से इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं। वो कह रहा है स्पेशल ऑर्बिट दिए हुए हैं, डिस्क्रीट्स ऑर्बिट, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ रह सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बोर ये कहता है, वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट्स ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। वो कह रहा है यहाँ घूमते हुए भी वो एनर्जी नहीं निकालेंगे, रेडिएट नहीं करेंगे वो एनर्जी, वो सिर्फ घूम रहे हैं। कब निकालेंगे? ये तब निकालेंगे एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट चेंज करेंगे, यहाँ से इधर शिफ्ट होएंगे या यहाँ से किसी और एटम के लिए शिफ्ट होएंगे। द ओनली रेडिएट एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन चेंज देयर ऑर्बिट। ठीक है, इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, शेल्स भी बोलते हैं, डिस्क्रीट्स भी बोलते हैं, ऑर्बिट भी बोलते हैं। समझ आई बात? अब बोहर ने ही
यहीं से ही आगे कैरी ऑन किया सिस्टम कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा, कि जैसे मैंने ये न्यूक्लियस बनाया हुआ एटम के अंदर कि यहाँ तो रदरफोर्ड ने बता दिया था कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, हैवी है, मास ज़्यादा इसी के अंदर है। इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे 2 रखे हुए हैं, फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 रखे हुए हैं, इस तरह से ये डिस्क्रीट्स जो बने हुए हैं इनकी क्या खासियत है, कैसे रखने हैं। तो इसके लिए भी सोल्यूशन है। इसके लिए फॉर्मूला है 2n² का। पहले शेल का नाम होता है K, दूसरे का L, M, N, इस तरह से शेल बढ़ते जाते हैं। जैसे पहला K, L, M, N, इस तरह से शेल होने हैं, ऑर्बिट हैं, डिस्क्रीट्स हैं। तो K, L, M, N ये शेल होते हैं। 9th में सिर्फ यहीं तक करने हैं आपको। तो हर शेल की एक लिमिट होती है। तो पहला शेल 1, दूसरा शेल 2, M में 3, N में 4 की वैल्यू पुट करते जाओ इस फॉर्मूले में। तो K शेल के अंदर यानी फर्स्ट शेल के अंदर N की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर 1। तो K की कैपेसिटी है 2, सिर्फ पहले शेल में कितने आ सकते हैं 2 ही इलेक्ट्रॉन। L का मतलब सेकंड शेल का मतलब N की जगह 2 रखो तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2s are 8। तो ये कैपेसिटी पता चल गई दूसरे शेल की। पहले की 2 ही हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरा अगर शेल आएगा तो उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी तरह तीसरे के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, चौथे के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन आपको सिखाते हैं। 3rd चैप्टर में भी आपने हमें देखा था इसी तरह से। 20 एलिमेंट आपने देखे हुए हैं ना, वही याद रखने हैं इस बार भी। एक्चुअल में इस चैप्टर के अंदर उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पहले तो 20 एलिमेंट जो आपने पिछले चैप्टर में भी किए थे। हाइड्रोजन 1 नंबर पे, हीलियम 2 नंबर पे, लिथियम 3 नंबर पे, बेरिलियम 4 नंबर पे। तो इसी तरह बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटाशियम एंड कैल्शियम। ये नंबर आपको याद रखने हैं, जो नाम है उसी के हिसाब से नंबर याद रखना। उस नंबर की वैल्यू इस चैप्टर में बहुत है, क्योंकि वही आपको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो जितने नंबर वाला याद रखते हो, जैसे ऑक्सीजन 8वें नंबर पर आता है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन 8 है। नियोन 10वें नंबर पर आता है, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 10 है। समझ आई बात। तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, इस तरह से शेल के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो दोबारा से एक बार कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इनकी, कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। शेल आपको बता दिए K, L, M, N होते हैं। कैपेसिटी आपको बता दी कि इसके अंदर 2 रहने हैं, इसके अंदर 8 रहने हैं, M के अंदर 18 रहने हैं, N के अंदर 32 रहने हैं। ठीक है, अब बांटने शुरू करो। इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसका मतलब पहले शेल में ही काम हो जाएगा इसका। इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है तो K शेल में ही आएंगे इसके 2 के 2। अब 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो K शेल की कैपेसिटी है 2, बाकी बचा 1 अगले शेल में आ जाएगा। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2, दूसरे की कैपेसिटी कितनी है 8 की, तो इसमें 2 बचे हैं, अभी 2 लगा दिए। तो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाओ। जैसे 5 के लिए क्या लिखा जाएगा 2 3, 6 के लिए 2 4, 7 के लिए 2 5, 8 के लिए 2 6, 9 के लिए 2 7, 10 है तो 2 8, 11 है तो पहले की कैपेसिटी है 2, दूसरे की कैपेसिटी है 8, तीसरे की 18, तो 2 आ गया, 8 आ गया, 11 है ना टोटल, 2 और 8 10, और तीसरे में फिर 11वां, 12 आ गए तो 2 और 8 10 और 2 12। इसी तरह एल्युमिनियम 2 8 3, सिलिकॉन 2 8 4, फॉस्फोरस 2 8 5, सल्फर 2 8 6, क्लोरीन 2 8 7, ऑर्गन 18 नंबर, 2 और 8 10 और 8 18। अब पोटाशियम और कैल्शियम ध्यान से देखना। पोटाशियम 19 का मतलब 2 और 8 10, 10 और 9 19। अब 9 लिखने की बजाय यहाँ पर शेल बदल दिए K L M N, जबकि M की कैपेसिटी 18 थी। यहाँ एक गोल्डन रूल करना है बच्चे, क्योंकि इसको अगर जेन्युइन तरीके से लिखा जाएगा तो ये 2 8 और 9 लिखा जाएगा, जबकि रूल एक ये भी है, इसे बोलते हैं गोल्डन रूल, कि लास्ट शेल में कभी भी 8 से ज़्यादा नहीं लिखने। लास्ट ऑर्बिट डिस्क्रीट्स नेवर बी मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 9 नहीं आएंगे, 8 आएंगे, तो इसको क्या लिखा जाएगा 2 8 8। अब 2 8 10 और 8 18, जबकि हैं 19, तो एक आगे शिफ्ट। तो ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
समझ आई बात? वैसे m में 18 की कैपेसिटी है, परंतु गोल्डन रूल ये कहता है लास्ट में 8 से ज़्यादा रख ही नहीं सकते। इसी तरह अब कैल्शियम होगा, 20 नंबर पे आएगा, 2 और 8 10, 10 और 10 20 होते हैं, जबकि ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा गोल्डन रूल, क्योंकि लास्ट में 8 से ज़्यादा रख ही नहीं सकते, तो इसको 8 करो, बाकी बच के 2 2 अगले में शिफ्ट। तो ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखो, पहले न्यूक्लियस है, पहला शेल के 2 हैं, L में 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर M में 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 2 हैं, लास्ट शेल के अंदर 2 हैं। तो K L M N ये 4 शेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर दी इलेक्ट्रॉन्स की। इसी तरह आपने घर से अब ये सब की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। समझ आई बच्चों? ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन करके आप बनाओगे खुद, ठीक है? इसको बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, जैसा कि चैप्टर का नाम है, ये है एटम के स्ट्रक्चर। दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू बच्चों।